प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दी 4,400 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। अमृत आवास उत्सव में 19,000 लाभार्थियों को आवास योजना के मकान की चाबी भी सौंपी। कहा, ईमानदारी और निष्ठा के साथ गरीबों के लिए काम करना ही असली सामाजिक न्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत बनने की यात्रा में अहम होने वाली है शिक्षकों की भूमिका। वाराणसी के विवादित ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला जज के फैसले को पलटते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वे को बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने का दिया आदेश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टोक्यो में चल रहे G7 वित्त मंत्रियों की बैठक में ले रही हैं हिस्सा। बैठक से पहले ब्राजील, ब्रिटेन और सिंगापुर के वित्त मंत्रियों से की मुलाकात। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, बुनियादी ढांचे में निवेश, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार पर हुई चर्चा। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर। 18 महीने के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.70% पर। मार्च में महंगाई दर 5.66% रही थी। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजों की घोषणा की। 10वीं में 93.12% तो 12वीं में कुल 87.33% छात्र हुए पास। दोनों ही परीक्षाओं में इस बार भी छात्राओं ने मारी बाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई 12वीं कक्षा में सफल होने वाले छात्रों को दी बधाई। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान में फिल्म द केरल स्टोरी के प्रदर्शन पर रोक का मामला। फिल्म निर्माता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का सवाल कैसे है। और अल कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत। 2 हफ्ते की जमानत मिली। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीटीआई के समर्थकों ने किया हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। और चलिए सीधे आपको ढाका लिए चलते हैं। आपको बता दें कि ढाका में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हिंद महासागर सम्मेलन के 6ठे संस्करण में संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहां का रुख करते हैं। I particularly note from the 4 guiding principles and the 15 objectives of Bangladesh's outlook, its respect for the 1982 UN Convention on the Laws of Seas, UNCLOS. It is essential for the credibility of the global order that such foundational regimes are respected and scrupulously observed by all signatories. May I add that the views of Bangladesh are particularly noteworthy because of its standing as a progressive and successful developing economy that is making its fullest contribution to regional growth and prosperity. Let me now address the issue of the Indian Ocean. Because the world is understandably seized of the larger domain of the Indo-Pacific, we should not underplay the issues and challenges of one of its core constituents, the nations of the Indian Ocean. Our historical experience is somewhat different than those of the Pacific, even if we are joined at the hip. There are distinct issues that arise from regional identities, colonial experiences, and geopolitical relationships. Many nations of the Indian Ocean still address developmental challenges that may no longer be relevant in the Pacific. So, even while impressing the essential coherence of the Indo-Pacific, I would urge that we also focus determinedly on the Indian Ocean nations and their challenges. Within the Indian Ocean, we must recognize
that there are distinct regions and ecosystems. The Bay of Bengal is a very good example. The countries in this geography have their particular aspirations and agenda, as well as their respective pathways towards progress. We are members of the BIMSTEC, an organization that is increasingly coming into its own. Amongst ourselves, we are very cognizant of the challenges we face in governance, modernization, and security. And we are confident of dealing with them through deeper cooperation and shared efforts. It is by nurturing such building blocks that we will make Indian Ocean, indeed the Indo-Pacific, stronger and more resilient. The requirement of simultaneously addressing the needs of the Indo-Pacific, the Indian Ocean, and its constituent regions is today the task before us. These are not alternatives, but actually self-supporting activities. Naturally, there are aspects of specificity, but equally, there are broad principles that apply to all. For example, the importance of adhering to law, observing norms, and respecting rules is a natural convergence point. It is not possible to build a stable international order without these prerequisites. This is especially so in a continent that has seen so much growth and so much change. When nations disregard their legal obligations or violate long-standing agreements, as we have seen, the damage to trust and confidence is immense. It is therefore essential that all of us take the long view of our cooperation rather than a tactical one of our interests. A significant shared concern through the Indian Ocean is that of unsustainable debt generated by unviable projects. There are lessons from the last 2 decades that we ignore at our peril. If we encourage opaque lending practices, exorbitant ventures, and price points that are unrelated to the market, these are bound to bite us back sooner rather than later. Especially so when sovereign guarantees have been proffered, not always with due diligence. Many of us in the region today are confronting the consequences of our own past choices. This is time to reflect and reform, not one to repeat and reiterate. Connectivity is a particularly crucial issue for all of us. This is because the era of imperialism disrupted the natural linkages of the continent and created regional silos to serve its own ends. In many cases, the hinterland was disadvantaged to the benefit of coastal areas. Building back in the post-colonial era is a long, painful, and arduous task. It is still very much work in progress. How to restore, indeed enhance, flows between distinct regions is today of the utmost priority. For a nation like India, this means a land connect to Southeast Asia and a multimodal one to the Gulf and beyond. Central Asia offers its own distinct challenges due to the obstacles in between. Collectively, the more we work on facilitating smooth and efficient connectivity, the better off we all are. And obviously, we need to respect sovereignty and territorial integrity while doing so. Let me therefore underline that from India's perspective, efficient and effective connectivity to ASEAN in particular will be a game changer. We accord this the utmost priority. As nations of the Indian Ocean, we are united in our interest in the maritime sphere. Here too, there is much that we who inhabit this ocean must reflect on. The era where maritime spaces would be secured by others is now behind us. With each passing day, this is increasingly our shared responsibility. We must discharge that, sharply aware that global good should not be sacrificed
at the altar of any national dominance. To do so, we must put in place bilateral, plurilateral, and regional tools and mechanisms to achieve our ends. It would mean exchanging information on white shipping, cooperating on coastal surveillance, or collaborating on maritime domain awareness. Diplomacy cannot rest content merely by articulating positions. It equally needs practical action to back it up. There are some global challenges that also merit regional consideration. Chief among them are climate action and counterterrorism. The universality of these concerns is by now well recognized. It is essential that our conversations aim to encourage common positions. We must also be conscious of the threats to social fabric posed by extremism and fundamentalism, taking advantage of democratic openness. The costs of not doing so are also starkly apparent to all of us today. Nations of the Indian Ocean are among those who lead the rise of Asia and the re-emergence of Africa. They have the responsibility today of shaping the narrative, shaping it about values, practices, and correctness. It is essential that their culture, history, and traditions are presented to the world. If we are to compare the relative weight of littorals, that of the Indian Ocean still has to play catch-up. Our challenge, indeed our responsibility, is to hasten that process. Allow me, therefore, to conclude by reiterating India's commitment to the well-being and progress of all nations of the Indian Ocean. We have dedicated bodies like the Indian Ocean Rim Association or the Indian Ocean Naval Symposium with their specific mandates. We expand on that belief through the Neighborhood First policy, the Sagar outlook, and our approach to the extended neighborhood. Beyond that, we believe that a seamless transition into an Indo-Pacific is to our collective advantage. This is a gathering of like-minded to have an open and fruitful discussion on various dimensions of our cooperation. I wish the deliberation all success. Thank you. तो ढाका से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि जो छठा हिंद महासागर सम्मेलन है उसमें डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर संबोधित कर रहे थे। तमाम उन्होंने बातें कही हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता दें कि उन्होंने इंडियन ओशियन, इंडो पैसिफिक और उसमें जो चुनौतियां आ रही हैं उसका जिक्र किया और साफ तौर पर उन्होंने पीस, प्रॉस्पेरिटी और जो पार्टनरशिप है उसकी किस तरह से रूपरेखा आने वाले समय के लिए रखी जा रही है, उसके लिए ये सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो बातें उन्होंने कही थी वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहाँ बता रहे थे। अब आइए अब सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं और आपको बता दें डेमोक्रेसी इन कोमा बुक लॉन्च पर यहाँ पर जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे वहाँ का रुख करते हैं। बता रहे हो, मैं तो खुद सबसे पहला भुक्तभोगी तो मैं ही हूं। आई एम द फर्स्ट। व्हेन द कैंपेन स्टार्टेड, द फर्स्ट डे, द फर्स्ट अटैक वाज ऑन मी व्हेन आई वाज गोइंग टू डायमंड हार्बर। और देखिए, मतलब आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि किस कोल्ड ब्लडेड तरीके से ये एक्टिविटी होती है। एवरीबडी नोज अबाउट माई सिक्योरिटी ऑल्सो। आई वॉज वेल सिक्योर्ड। राइट हैंड साइड में बसें लगा दी जाती हैं लाइन से, सो दैट नो व्हीकल कैन ओवरटेक। मेरे सामने एक बस लगा दी जाती है, उसको स्लो किया जाता है, उसके पीछे मेरी गाड़ी होती है और इसके बीच में मेरी सिक्योरिटी की गाड़ी, वो उसको बस वाला आगे पहले निकलने देता है, फिर बीच में घुसाता है, सो दैट दे कैन ऑल्सो नॉट कम एंड प्रोटेक्ट मी। एंड क्लोज रेंज से फिर मेरे पर अटैक होता है। हैड देयर नॉट बीन ए बुलेट प्रूफ व्हीकल विच दे डिड नॉट एंटिसिपेट एक्चुअली, और मेरे सिवाय सारी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, सभी इंजर्ड होते हैं। तो मैं तो इसका भुक्तभोगी हूं, मैंने तो देखा। एंड इफ दिस कैन हैपन विथ मी, व्हाट इज द कॉमन मैन्स प्लाइट। मैंने उस दिन यही तो पूछा ममता जी से कि अगर यह स्थिति आप और आपके पूज्य भतीजे मेरे साथ करते हैं
तो आप कॉमन मैन के साथ कैसे बिहेव करते होंगे, इसका ये एग्जाम्पल तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट्स आने के शाम को ही हमारे ऑफिसेस जलने लग गए और मैंने उसी समय समझ लिया कि इनको ये बदला लेंगे और यह नहीं, इनको यह पसंद नहीं आया कि कोई पार्टी इतनी तीव्र गति से बढ़कर आज 77 एमएलएस तक पहुंच गई एक ही लीप में। दिस दे हैव नॉट बीन एबल टू डाइजेस्ट और ये अटैक होगा। और मैंने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की, हमारे सीनियर लीडर्स से बातचीत की और मैंने कहा आई वुड लाइक टू गो टू वेस्ट बंगाल एंड प्राइम मिनिस्टर सेड दैट यू शुड गो एंड आई विजिटेड दोज प्लेसेस। मैं क्या नरेट करूं आपको, एक ही इंसिडेंट सिर्फ नरेट करता हूं। एक लड़का है अभिजीत सरकार, उसका डेस्क से 30 मिनट्स बिफोर का वीडियो है, 30 मिनट्स या 1 आवर, वेयर ही इज क्राइंग। उसके पेट को मार दिया गया है और वो प्रेग्नेंट थी, उसके पपी को निकाल करके मारा गया है, उसको देख करके वो रो रहा है और वो कह रहा है कि आमी बचबो ना, हम बचेंगे नहीं, एमएलए और उनके जो हेंचमैन है वो हमको समाप्त करेंगे। और उसकी डेथ होती है, उसको मारा जाता है और उसका वीडियो वायरल भी हुआ, सब लोगों ने देखा भी। और अब मेरी स्थिति सोचिए कि मैं उसी घर के नीचे वाले कमरे में उसकी मां को संतावना दे रहा हूं और मां बोल रही है कि मेरा बच्चा भाग गया है, उसको बताया नहीं गया है कि ही इज नो मोर। एक भाई पहले भाग गया है और वो बोल रहा है मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ, मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ, जहां भी है वो ठीक होना चाहिए वगैरह वगैरह। आप सोचिए वो शाम हमने कैसे गुजारी होगी, क्या स्थिति हुई है, किस तरीके से ये घटनाएं घटी हैं। फिर आप बोलते हो कि वहां लॉ, रूल ऑफ लॉ है। और ये आपको हम बता दें कि डेमोक्रेसी इन कोमा जो बुक लॉन्च का ये जो पूरा कार्यक्रम था, इसमें संबोधित कर रहे थे जेपी नड्डा। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप बने रहिए टीडी न्यूज के साथ, जल्द लौटते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान,
और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में लगभग 4400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें शहरी विकास विभाग, जलापूर्ति विभाग, सड़क और यातायात विभाग और खान और खनिज विभाग की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अमृत आवास उत्सव में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को बधाई दी। लाभार्थियों ने भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात की डबल इंजन सरकार डबल गति से गुजरात में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ गरीब लोगों के लिए काम करना असली सामाजिक न्याय है। भाजपा के लिए देश का विकास ये कन्विक्शन है, कमिटमेंट है। हमारे लिए राष्ट्र निर्माण एक निरंतर चलने वाला महायज्ञ है। अभी गुजरात में फिर से बीजेपी सरकार बने कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन विकास ने जो रफ्तार पकड़ी है वो देखकर मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, सुखद अनुभूति हो रही है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा की जा रही जन कल्याण की हर पहल का लाभ गुजरात को भी बड़े पैमाने पर मिल रहा है। गरीब कल्याण के लिए समर्पित गुजरात का 3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। वंचितों को वरीयता, ये वंचितों को वरीयता देते हुए अनेक निर्णय एक प्रकार से गुजरात ने नेतृत्व किया है। बीते कुछ महीनों में गुजरात के लगभग 25 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। गुजरात की लगभग 2 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मदद मिली है। इस दौरान गुजरात में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। और वहीं वाराणसी के विवादित ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे किए जाने का आदेश जारी किया है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे करना होगा। कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि एसआई को कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे कराना होगा। वहीं साइंटिफिक सर्वे के जरिए ये पता लगाना होगा कि कथित शिवलिंग कितना पुराना है, ये वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के फैसले को बदला है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई है। कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कार्बन डेटिंग के जरिए कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया है। इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कल ही सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। हिंदू पक्ष की महिलाओं की तरफ से दाखिल की गई याचिका में वाराणसी के जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। पिछले साल कई महीने में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के दौरान मस्जिद के वजू खाने से शिवलिंग बरामद हुआ था। 16 मई 2022 को ज्ञानव्यापी परिसर में शिवलिंग बरामद हुआ था। उस शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे की हमने मांग की थी। अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम पक्ष उस शिवलिंग को फाउंटेन कह रहा था, फव्वारा कह रहा था। तो हमने यही कहा था कि केस में आगे प्रोसीड करने के लिए ज़रूरी है कि ये शिवलिंग है कि ये फाउंटेन है, ये साइंटिफिक माध्यम से तय हो जाए। इसके लिए हमने एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मूव की थी और एप्लीकेशन 250 का डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने 14 अक्टूबर को रिजेक्ट कर दी थी, ये होल्ड करते हुए कि अगर शिवलिंग की साइंटिफिक जाँच होगी तो उससे शिवलिंग को क्षति पहुँच जाएगी। इस ऑर्डर के खिलाफ हम उच्च न्यायालय आए थे। उच्च न्यायालय में कल एएसआई ने 52 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें एएसआई ने कहा है कि उनके पास नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स हैं कि बिना शिवलिंग को डैमेज किए हुए, डिस्ट्रॉय किए हुए, बिना उसका पार्टिकल लिए हुए उसके प्रकृति, उसका नेचर, उसकी एज, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, ये सब पता लगाई जा सकती है। और एएसआई की इस रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के 17 अक्टूबर के ऑर्डर को आज निरस्त कर दिया है। जो हम लोगों ने साइंटिफिक वैज्ञानिक टेस्ट या सही जांच की हम लोगों ने मांग किया था कि शिवलिंग जो मिला है, जिस पे कन्फ्यूजन पैदा पूरे देश में किया जा रहा है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उस शिवलिंग को माननीय जिला न्यायालय जो है जांच करवा ले, किसी वैज्ञानिक टेस्ट द्वारा, जांच द्वारा, वैज्ञानिक विधि द्वारा उसकी जांच करवा लिया जाए और ये सुनिश्चित कर दिया जाए कि ये शिवलिंग है या शिवलिंग कितना पुराना है। ये जो जब सिद्ध हो जाएगा वैज्ञानिक जांच से कि ये शिवलिंग 2000 साल पुराना, 1000 साल पुराना या 500 साल पुराना है, तो ये जो विवाद का मूल कारण है कि ये मंदिर नहीं मस्जिद है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। और वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में जस्टिस सप्रे कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कोर्ट इस रिपोर्ट को देखेगा। वहीं अंतिम रिपोर्ट के लिए जांच की समय सीमा बढ़ाने की सेबी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को आदेश दे सकता है। सेबी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने जांच की अंतिम रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने का और समय देने का आग्रह किया था। साथ ही प्रशांत भूषण ने आग्रह किया कि कमेटी की रिपोर्ट को सील बंद कवर में दाखिल करने की इजाजत ना हो। जांच का जो भी निष्कर्ष हो वो हमें भी बताया जाए। सीजीआई ने कहा है कि ये कोई आपराधिक मुकदमे की जांच से जुड़ा मामला नहीं है। अगर जांच से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक होगी तो जांच प्रभावित हो सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।